Welcome friends. So today we are going to start with a new chapter that is water. बच्चों ये चैप्टर जो है 9th क्लास में ICSE में चैप्टर नंबर 3 है और 11th स्टैंडर्ड में ये हाइड्रोजन के अंदर टॉपिक आता है वाटर. तो वी विल बी स्टडिंग विद कलेक्टिव इफेक्ट्स जो हमारे पास 9th का और 11th का कंबाइन पढ़ेंगे. मोस्टली सारा सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो उसके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे. तो बच्चे जो वाटर है, वाटर क्या है? वाटर जो है क्या है? इट इज अ कंपाउंड H2O. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दो चीजों से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, जिसमें देखा जाए तो रेशो जो होती है 2:1. दो हाइड्रोजन के एटम है और एक हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है. अगर हम रेशो बाय मास देखें तो कितनी आएगी? 1:8. हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो हमारे पास 1:8 रेशो बाय मास आ जाती है. अब देखा जाए बेटा, जो वाटर है, वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, हर के लिए बहुत जरूरी है पानी. अब पानी देखा जाए तो लगभग हमारे पास अर्थ पर 70% जो है वो वाटर होता है. अब 70% जो वाटर है, इसमें से देखा जाए तो लगभग 97% जो वाटर है वो हमारे पास ओशियंस में पाया जाता है या सी के अंदर, जो कि पीने लायक नहीं होता है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. इसको पी नहीं सकते. ठीक है बच्चे. अब जो हमारे पास पीने लायक पानी है वो कितना है? ऑलमोस्ट 2.5%. अब ये 2.5% जो पानी है ये हमें कहां कहां से मिलता है? जो हमारे आइस कैप्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, रिवर है, पॉन्ड है, ग्राउंड वाटर है. ये हमारे पास सोर्सेज होते हैं किसके लिए? हमारे पानी के लिए. ठीक है. तो सिर्फ ये 2.5% पानी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए. और आइस कैप और ग्लेशियर्स में देखा जाए तो वो फ्रोजन फॉर्म में है. इसमें है फ्रोजन फॉर्म में, राइट. तो जो हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिर्फ हमारा लिक्विड स्टेट में होता है. फ्रोजन स्टेट को भी अगर वो मेल्ट किया जाएगा तो इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा. सो वाटर जो हमारे पास क्या है? कंपाउंड, जो कि क्या करता है? बहुत जगह काम आता है. अब देखा है तो हमारी 70% बॉडी वेट जो होता है उसके अंदर भी पानी ही पाया जाता है. पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में. तो हम देखेंगे कि हमारा जो वाटर है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे, राइट. फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. तो वाटर का पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है. वाटर हैज अ बेंड स्ट्रक्चर. कैसा होता है? बेंड स्ट्रक्चर होता है वाटर का. ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है. वी शेप होता है. इसमें हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. क्या कहते हैं? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने ऑलरेडी बॉन्डिंग की वीडियो में बताया कि क्या होते हैं. वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में मदद नहीं करते हैं, राइट. तो इसके जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन जो इसकी है बच्चे, वो क्या होती है? sp3. ठीक है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके वाटर के अंदर. अब बॉन्ड एंगल जो होता है, तो sp3 में जो ऐसे नॉर्मल शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल होती है. और इसमें जो एंगल होता है 109.5 होता है. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है. और वो कितना आता है? 104.5, 104.5 डिग्री एंगल आ जाता है हमारे पास वाटर में. ठीक है. अब वाटर की बात करें तो पानी हमारे पास तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट. वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तीनों के अंदर. बर्फ में भी आता है, फिर पानी सिंपल हो गया हमारे पास, और गैस में हमारे वेपर फेज में जो आ जाता है वो. और तीनों के अंदर वाटर का स्ट्रक्चर जो है सेम टू सेम यही रहता है. इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की लगभग 95.7 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ होती है. ठीक है बच्चे. अब वाटर जो है ये क्या है? वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. जैसे कि हम बात करते हैं, वाटर इज कलरलेस. इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. ना तो प्योर वाटर में कोई कलर होगा, ना कोई स्मेल होगी, ना कोई टेस्ट होगा. हाँ भाई, अब नाली का पानी देखोगे तो उसमें ऑर्डर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा. बट प्योर वाटर की बात करें तो ना तो उसमें कोई कलर होता है, ना कोई स्मेल होती है, ना कोई टेस्ट होता है. प्योर वाटर इज फ्लैट टू टेस्ट. इसको हम कह सकते हैं इट इज फ्लैट टू टेस्ट. ठीक है. पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये हमने कलर, टेस्ट और इसके बाद में बात कर ली. दूसरी चीज अगर हम देखें कि हमारे पास जो वाटर है
ठीक है, ये जो है इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? Specific heat capacity is defined as the amount of energy required to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius. ठीक है जी, for 1 gram of water. 1 ग्राम पानी के लिए जब 1 डिग्री सेल्सियस हम पानी राइज करते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम हाई स्पेसिफिक क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। वाटर की देखा जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 4.2। क्या होती है? 4.2 जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ओके, या फिर हम इसे केल्विन के हिसाब से भी कह सकते हैं। आइस की जो होती है स्पेसिफिक हीट होती है 2.1। ठीक है जी, 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर से हमें क्या फायदा मिलता है? There are various applications for high specific heat of capacity. क्या हमारे पास एप्लीकेशंस हैं? हम उसकी बात करते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह काम आता है। जैसे कि सबसे पहले हमारा फोमेंटेशन पर्पस आ गया। फोमेंटेशन का मतलब क्या है भाई? जब भी कहीं दर्द वगैरह होता है तो रबर की बोतल लेके आते हैं, पानी भरते हैं, सिकाई करते हैं। तो फोमेंटेशन मीन्स क्या होता है? सिकाई के काम। तो वो क्यों करता है? क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है तो क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब, जब हीट सप्लाई करेगा तो उसकी वजह से जो है हमारे बॉडी के अंदर जो पेन होता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। दूसरा, जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फील्ड के अंदर फिल द फील्ड विद वाटर ड्यूरिंग विंटर सीजन। जब सर्दियां होती हैं उस टाइम क्या करता है? पानी को भर के किसान छोड़ देते हैं। किस लिए छोड़ देते हैं? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रॉस्ट। टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रॉस्ट मतलब फ्रॉस्ट क्या होता है? जब वाटर कंडेंस कर जाएगा वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है सर्दियों के टाइम में, उसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं। अगर पेड़ को फ्रॉस्ट लग गई तो पेड़ की डेथ हो जाएगी क्योंकि उसकी कैपिलरीज वगैरह जम जाएंगी और वहां पर मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर इट इज यूज्ड एज अ कूलेंट। इट इज यूज्ड एज अ कूलेंट। ठीक है, मतलब ठंडा करने का काम करता है। जब कार का रेडिएटर गर्म हो गया, ठीक है, या फिर गांव में देखा होगा जुगाड़ होता है, जुगाड़ चलते हैं तो जुगाड़ के अंदर जब गर्म हो जाता है उसके अंदर क्या आगे का ढक्कन ना खोलते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं तो उसको क्या ठंडा करने के लिए होता है। क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है तो क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी जो है हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये हमें दोनों तरीके से काम कर रहा है, ठंड के कारण भी और गर्मी में भी। ठीक है, जब ये कूलेंट का काम कर रहा है तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब मान के चलो हमारे पास हेल स्टॉर्म हुआ है, क्या हुआ है? हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म होगा तो क्या होगा? ओले पड़ते हैं। ओले पड़ेंगे तो ये क्या हमारे पास लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में। अब टेम्परेचर मिलेगा तो ये मेल्ट होगा। मेल्ट होगा तो क्या होगा? जब भी ओले पड़ते हैं, ओले पड़ने के बाद मौसम कैसा हो जाता है? इट इज प्लीजेंट। ठीक है जी, कैसा हो जाता है? जब ओले पड़ेंगे उस टाइम गर्माहट रहेगी, बट जब पड़ के हट जाएगा तो उस टाइम ठंडा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि ओले पिघलने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे और फिर वो चेंज करेंगे। ठीक है, ओके। फिर जो हमारे पास सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आती हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ये भी हमारा किसकी वजह से होता है? जो हमारा वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसकी वजह से आता है। सी ब्रीज का मतलब क्या है? The air from sea to land is known as sea breeze and air from land to sea is known as land breeze. During daytime में हमारे पास क्या होगा? sea breeze होगी। और land breeze कब होगी हमारी? नाइट में। होता कैसे है? हमारे पास जो अर्थ है और पानी, दो चीजें हैं। अर्थ जो है जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि जो हमारे पास पानी है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। दिन में क्या होगा हमारे पास? जब सोलर इंसोलेशन पड़ेगी धरती पर तो धरती गर्म होगी। धरती गर्म होगी तो वहां पर क्या होगा? हॉट एयर बनेगी और हॉट एयर जो होती है लेस डेंस होती है, वो राइज करेगी, ऊपर जाएगी।
अब वहां से जो हल्की एयर है वो ऊपर चलेगी, कोल्ड एयर जो है सी से वो आ जाएगी, जो हैवी वो उसकी सर्कुलेशन से। तो इसी की वजह से हमारे पास सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बनती है। लैंड ब्रीज कैसे बनेगी? रात को जो है हमारे पास क्या है, धरती तो जल्दी ठंडी होगी, तो हमारा क्या गर्म रहा, पानी गर्म रहा। अब पानी गर्म रहा तो क्या हुआ, पानी के ऊपर हॉट एयर बनेगी, हॉट एयर लेवल से वो राइज करेगी, वहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, और जो ठंडी एयर है कहां से, लैंड से सी की तरफ आ जाएगी। इसकी वजह से हमारे पास लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आती है। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो हमारे पास आता है अगली प्रॉपर्टी, वो आती है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो चीजें होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन क्या होती है, इसकी भी बात कर लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सेकेंड हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बच्चे है क्या ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? तो पहले तो हम लेटेंट हीट की बात करते हैं, फ्यूजन की तो जब बात करेंगे। व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है जी, क्या होगा? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट from one form to another form, one form to another form without rising temperature। मतलब क्या है बच्चे इसका? इसका मतलब ये है कि लेटेंट हीट मतलब इसका एक और लेटेंट हीट का जो डिक्शनरी मीनिंग है उसमें क्या कहते हैं? हिडन हीट। हिडन हीट, छुपी हुई एनर्जी। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है? हम एक स्टेट से सॉलिड से लिक्विड बदल रहे हैं या लिक्विड से गैस में बदल रहे हैं, उस टाइम जब स्टेट चेंज हो रही है बट विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, उस टाइम टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? जब स्टेट चेंज होगी कहां से, सॉलिड टू लिक्विड, जब स्टेट चेंज होगी विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, उस टाइम जो एनर्जी चेंज आएगा वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। ठीक है, इज इट ओके? तो ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? सॉलिड से लिक्विड के अंदर। जैसे कि आइस टू वाटर, मतलब हमारी पूरी बर्फ पिघल जाती है। जब मान के चलो आपके पास एक आइस क्यूब है, जब तक वो आइस क्यूब पूरा मेल्ट नहीं होगा तब तक वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब सारी की सारी आइस पिघल जाएगी उसके बाद वाटर का टेम्परेचर राइज होना चालू होगा। तो जब स्टेट चेंज हुई है तो उस टाइम जो एनर्जी लगी है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है जो हमारे पास आ जाता है? जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ml। तो हमारी लेटेंट हीट क्या आ जाएगा? Q अपॉन m। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या हो गया? Q अपॉन m। ठीक है जी। तो जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो आइस की, दैट इज 336 जूल पर ग्राम। मतलब बर्फ को पिघलने के लिए 336 जूल पर ग्राम एनर्जी चाहिए होती है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, फिजिक्स में भी आ जाता है कि विच कूल्स बेटर, ठंडा ज्यादा कौन करेगा भाई? बर्फ करेगी 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर आइस करेगी 0 डिग्री सेल्सियस पर? इट इज आइस विच विल कूल मोर। क्यों? क्योंकि आइस जो है पिघलने के लिए 336 जूल एनर्जी सराउंडिंग से लेगी। इसका मतलब जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो 336 जूल पर ग्राम कम होता चला जाएगा। तो इसलिए आइस जो है वो ज्यादा ठंडा करती है, राइट? फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि जब हम इस स्टेट से किस स्टेट में जाएंगे, लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जाएंगे या वेपर स्टेट में जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 2268 जूल पर। राइट, क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं विच प्रोड्यूस सिवियर वन, ज्यादा खतरनाक कौन जलाएगा? पानी जलाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर स्टीम जलाएगा? वाटर और स्टीम। तो स्टीम जो है वो सिवियर बर्न कॉज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसके अंदर क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, तो वो ज्यादा खतरनाक जलाएगी। ठीक है,
अच्छा बच्चे, हमारे पास जो हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का एक और एग्जांपल, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि जो हमारी कोल्ड कंट्रीज होती है, ठंडे इलाके होते हैं, वहां पर जो जूस वगैरह की बोतल होती है उसको पानी में रखते हैं ताकि वो फ्रीज ना करे, जमे ना, राइट। तो ये भी याद रखना कि हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का एग्जांपल ये भी है कि जो हमारी कोल्ड कंट्रीज होती है वहां पर जूस वगैरह बोतल को जमने ना देने के लिए उसको पानी के अंदर रखा जाता है। इट इज ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो क्या उसे जमने नहीं देती। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास जो आता है कि वाटर की जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, फ्रीजिंग पॉइंट आइस का, फिर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है। अब देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन क्या बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में एक लिक्विड गैसियस स्टेट में बदल जाती है। ये छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन होगी कि द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज बॉइलिंग। बट एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो क्या है, it is the temperature at which atmospheric pressure is equal to vapor pressure। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस टाइम हम उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। फॉर अ प्योर सब्सटेंस, फॉर अ प्योर सब्सटेंस, अगर आपके पास कोई प्योर सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होता है, इफ इट इज अ प्योर। फिर आपके पास आ जाता है कि हमने पानी के अंदर कुछ डाल दिया, सपोज वी हैव एडेड अ सॉल्यूट टू इट। अगर हम सॉल्यूट डाल रहे हैं मतलब कुछ भी चीज डाल दी, सपोज वी एडेड सॉल्ट, मींस कौन सा, हमने सपोज NaCl डाल दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया पानी के अंदर, तो क्या असर होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट पे और क्या असर होगा उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो अगर हम बात करते हैं, इफ वी ऐड NaCl टू द वाटर तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। Whenever a solute is added, boiling point increases and freezing point decreases। ठीक है बच्चे, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमारे पास ये बात होगी। इसके बाद जो हमारे पास बात आती है कि जो वाटर है इट हैज अ हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। due to which it is a universal solvent। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या है, सब चीज मिलेगी, दारू मिला के पी लो पानी में, दूध में पानी डाल लो, जूस में पानी डाल लो, मिलावट का धंधा है, बराबर से कर लो, तो सब बराबर चलता है इसमें, सब मिक्स कर देता है, कुछ नहीं छोड़ता। पानी सबसे खतरनाक चीज है दुनिया में, पत्थर को भी नहीं छोड़ता। सो वाटर हैज अ हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 78.39। 78.39 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये एक टेंडेंसी होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसमें वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है। सो वाटर हैज अ वेरी हाई वैल्यू ड्यू टू व्हिच इट एक्ट एज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इट डिसॉल्व एनीथिंग। आपके पास कांच है तो ये कांच को भी डिसॉल्व कर देगा। इट इवन डिसॉल्व्स ग्लास। अगर आप पानी को ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के सरफेस पे मार्क्स आ जाते हैं जिसे हम इचिंग्स कहते हैं। इट रिलीव्स एचिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास। ठीक है, ओके। फिर जो हमारे पास देखा जाए कि जो प्योर वाटर होता है वो क्या है, इट इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। तो अगर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज है तो अगर आप देखेंगे कि आप अगर एक कंटेनर में रखेंगे तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं बनेगा। अगर आपके पास टैप वाटर वगैरह होगा तो अगर आप उसको ग्लास में रखेंगे तो वहां पर वो क्या कंसेंट्रिक सर्कल्स के मार्क्स बना देता है, बट प्योर वाटर नहीं बनाएगा क्योंकि उसमें कोई सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते।
प्योर वाटर इज फ्लैट टू टेस्ट। ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद हमारे पास जो आता है कि पानी जो है ये एनामलस बिहेवियर शो करता है, इट शोज एनामलस एक्सपेंशन। वाटर शोज एनामलस एक्सपेंशन। एनामलस एक्सपेंशन का मतलब क्या है? उल्टा काम है भाई। हम कहेंगे भाई तू ऐसे चल, बच्चे तुम ये काम करो, तुम क्या बोले? नहीं सर ये नहीं करना, उल्टा करना। मम्मी ने कहा बेटा ये काम कर लो, नहीं मम्मी ऐसे नहीं, दूसरा करेंगे। तो ऐसे पानी का भी हिसाब है। तो एनामलस एक्सपेंशन में क्या करता है? ये बाकी चीजों से उल्टा काम करता है, राइट। अब देखो, जब भी हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो फैलेगी। ठंडा करेंगे तो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। नॉर्मली जब भी हम किसी चीज को हीट करेंगे तो वो क्या करता है? एक्सपेंड करता है। और किसी चीज को अगर हम कूल करेंगे तो वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। नॉर्मल चीज तो यही है। बट वाटर के एनोमलस एक्सपेंशन का मतलब क्या है? सपोज वी हैव वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास पानी है। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, अब हम इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं। सपोज वी स्टार्ट रिड्यूसिंग द टेम्परेचर और हम इसको डिक्रीज करते लाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसे कूल कर रहे हैं 25 से 4 तक, तो ये उस टाइम क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नॉर्मल तो बाकी लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। बट जैसे ही हम 4 से नीचे जाना चालू करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ, तो ये क्या करेगा? एक्सपेंड करना चालू होगा। अब एक्सपेंड करेगा तो फैलेगा, फैलेगा तो क्या होगा? डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा? हल्का होगा, हल्का होगा तो क्या होगा? ऊपर आएगा और यहां पर आके क्या हो जाएगा? आइस हो जाएगी। तो कभी भी अगर आपने देखा हो कोई लेक वगैरह होती है, ठीक है, तो अगर आपके पास लेक है, सपोज यहां पर आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पर आपके पास 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस है और ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे 4 से 0 की तरफ, तो क्या होगा? वाटर क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड करेगा तो कोई चीज किसको एक्सपेंड करेंगे? तो हल्की होगी, हल्की की होगी तो क्या आएगी? ऊपर आएगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे तो यहाँ पर जो है एट लास्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जमेगी। तो कभी भी कोई लेक हो, रिवर हो, वो जो आइस जमती है सिर्फ टॉप लेयर पे जमती है, नीचे से वो कभी नहीं जमती। और इसी की वजह से, एनिमल्स एक्सपेंशन की वजह से, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव। ठीक है बच्चे, क्यों? क्योंकि बर्फ सिर्फ ऊपर जमी है, नीचे जो है सफिशिएंट टेम्परेचर रहता है जिसमें लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। अगर पूरे में बर्फ जम जाती तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। सो इट इज द बेनिफिट ऑफ एनिमल्स एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब भाई पेपर में आपसे ये भी पूछ लेते हैं भाई कि पानी, एनिमल्स एक्सपेंशन ऑफ वाटर का नुकसान क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एनिमल्स एक्सपेंशन? ये तो बेनिफिट हो गया कि एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो सर्वाइव करते हैं। बट घाटा क्या है? घाटा ये है हमारे पास कि जो हमारे पाइप्स वगैरह होते हैं वो फट जाते हैं। ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ द पाइप्स व्हिच कैरीज वाटर। मान के चलो ठंडी होगी एक्सट्रीम, तो क्या होगा? जम जाएंगे पाइप। अब हमारे पास पाइप के स्पेसिफिक वॉल्यूम उसी के अंदर है। अब बट जब जमेगी तो क्या होगा? फैल जाएगा। अब फैल जाएगा तो क्या होगा? वो फट जाएगा। सो बर्स्टिंग ऑफ पाइप अकर्स ड्यू टू एनिमल्स एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है बच्चे। फिर हमारे पास वाटर की जो कुछ प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि इट कंटेन डिसॉल्व्ड एयर। क्या? पानी जो है वो एयर को डिसॉल्व करके रखता है। और जो पानी होता है प्योर वाटर नहीं, नॉर्मल वाटर, इट हैज सॉल्ट्स। तो वाटर जो होता है उसमें, प्योर वाटर नहीं, नॉर्मल टैप वाटर, उसमें क्या होगा? हमारे पास सॉल्ट्स होंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं इस सॉल्ट का फायदा क्या है। भाई अगर पानी में सॉल्ट नहीं है तो मैंने आपको बताया क्या है वो? फ्लैट टू टेस्ट, उसमें कोई टेस्ट नहीं है। तो सॉल्ट्स ऐड टेस्ट टू वाटर, पहली चीज टेस्ट है। दूसरी चीज, इट कंटेन्स नेसेसरी मिनरल्स। इट कंटेन्स नेसेसरी मिनरल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आएंगे। ठीक है। तीसरा,
इट इज यूजफुल फॉर द प्लांट्स, हमारे ह्यूमन के लिए भी काम आते हैं और हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी काम आते हैं। ठीक है बच्चे। ऐसे ही पानी के अंदर हमारे पास क्या होगी, डिसॉल्व्ड एयर होगी। अब डिसॉल्व्ड एयर है तो क्या होगा, इसके अंदर डिसॉल्व्ड एयर के फायदे क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व्ड एयर। एयर कौन सी होगी, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, पानी के अंदर सारी गैसेस होती हैं। अब पानी के अंदर हमारे पास गैस है ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ ग्रेजुएटेड ट्यूब, सिलेंडर लेंगे और सिलेंडर को लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसे नीचे से हीट करेंगे, पानी डाला और हीट करेंगे और एक इन्वर्टेड ट्यूब लगा देंगे हम इस तरह की वी करके हम, राइट। तो जब हीट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बबल्स दिखाई देंगे और वो जो बबल्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, एयर के बबल्स। ठीक है, तो ये डिसॉल्व्ड एयर जो है इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिसॉल्व्ड एयर। फर्स्ट, इट इज हेल्पफुल फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है भाई, ये नहीं जरूरी कि सिर्फ एनिमल रेस्पिरेट करते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और वो भी कौन से, एक्वेटिक, जो जानवर पानी में पाए जाते हैं या पेड़ पौधे, उनको रेस्पिरेशन में मदद करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन नहीं करवाएगी, रेस्पिरेशन के लिए तो O2 रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो CO2 गैस लेते हैं और वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास पानी में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और कार्बोनेट्स है, वो क्या करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और वो क्या बना लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है, इट इज बीइंग यूज्ड बाय एक्वेटिक एनिमल्स, इट इज यूज्ड बाय एक्वेटिक एनिमल्स फॉर मेकिंग ऑफ देयर शेल्स, जो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, इसमें जो हमारे पास ऑयस्टर्स होते हैं या फिर हमारे जो स्नेल होते हैं, उनकी जो कवरिंग होती है वो इससे बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और वो उनकी प्रोटेक्टिव शेल बना लेती है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी, कुछ डिसॉल्व्ड एयर। इसके बाद हम जो बात करते हैं कि क्या स्पेसिफिक इफेक्ट पड़ता है वाटर के ऊपर। सो वाटर इज स्टेबल टिल 1500 Kelvin. When the temperature is raised above 1500 Kelvin, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाएंगे। अगर टेम्परेचर 1500 केल्विन तक है तो पानी को कोई असर नहीं पड़ रहा है, बट जैसे ही टेम्परेचर 1500 केल्विन से ऊपर जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर जाएंगे और वो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे देंगे। सिमिलरली इफ वी डू इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है बच्चे, किसी भी कंपाउंड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वो ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, वो टूट जाता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो जब हम पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आएगी, हाइड्रोजन जो आएगी वो कैथोड के ऊपर आएगी, ऑक्सीजन जो आएगी वो एनोड के ऊपर आएगी। ये बच्चे आपके हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी काम आएगा, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास क्या हो गया कि हम वाटर का देखा जाए तो वाटर जो है वैसे तो स्टेबल कंपाउंड है, बट अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो टूट जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर देता है। अब बात करते हैं, वाटर जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। कौन? वाटर। ठीक है, वाटर एक्ट एज रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो दोनों के दोनों की तरह ये काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी करेगा। डिपेंड करता है अलग अलग केस के ऊपर कि वो कब रिड्यूसिंग एक्शन दिखा रहा है और कब ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखा रहा है। जैसे कि अगर पानी को हम मेटल के साथ करते हैं, इफ वी ट्रीट मेटल विद वाटर, बेटा ये हमने ऑलरेडी एक्टिविटी सीरीज जो हमारे टाइप्स जनरल रिएक्शंस थे उसके अंदर हमने कवर किया हुआ है। एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हमारे कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो जब मेटल को वाटर के साथ करते हैं तो या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनती है या मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस आती है। ये हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए भी काम आता है और बेस की प्रिपरेशन के लिए भी काम आता है। जनरल रिएक्शंस में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसमें जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें वाटर जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। Here water is acting as a oxidizing agent। ठीक है बच्चे। फिर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कहां करेगा, जैसे कि आपको हम कार्बन को स्टीम के साथ रिएक्ट कर देते हैं, राइट, या इसको हम कोक भी कहते हैं। When it is treated with steam, भाप के साथ कर रहे हैं तो ये बच्चे क्या देगा, it will give carbon monoxide plus hydrogen। Here also water is acting as an oxidizing agent, right। और ये जो हमारे पास गैस बनी है, इसका कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस, राइट, या फिर इसको सिन गैस भी कहा जाता है या इसको सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है। सिंथेसिस गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि कई सारे कंपाउंड बनाने के लिए ये काम आती है, इसलिए इसको हम वाटर गैस, सिन गैस या सिंथेसिस गैस कहा जाता है। तो यहां पर जो हमारे पास वाटर है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन वाटर कि वो किस तरह से काम करेगा। फिर वाटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कब करेगा, लेट्स सी। रिड्यूसिंग एक्शन, फ्लोरीन इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव हाइड्रोजन फ्लोराइड and oxygen gas। Here water is acting as a reducing agent इस रिएक्शन में। फिर हम सब ने बचपन से पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके। तो उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो वाटर होता है वो हमारा क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और क्या बना लेता है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो इस रिएक्शन में भी हमारे पास जो वाटर है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है बच्चे। फिर वाटर शोज द एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है बच्चे, कि वो एसिड की तरह भी काम करेगा और बेस की तरह भी काम करेगा। तो पानी दोगला इंसान है, जहां देखी बारी वहीं पे चला जाएगा, जहां पे फायदा दिखा वहां पहुंच जाएगा। दोगला इंसान है, किसी के साथ नहीं है पानी, किसी का सगा नहीं है। तो वाटर शोज द एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, which act both as acid as well as base। दोनों की तरह बिहेव कर जाता है, एसिड की तरह भी करेगा और बेस की तरह भी करेगा। अब वाटर एसिड की तरह कब करेगा, जब ये वीक बेस के साथ ट्रीट करेगा, मतलब वाटर से कमजोर जो बेस होगा जब उसके साथ करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अमोनिया के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो यहां पर वाटर जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, अमोनिया जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है। फिर वाटर जो है यहां पर एसिड की तरह काम कर रहा है। अब सपोज कि इसको हम इससे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर ट्रीट कर देते हैं तो वहां पर वाटर क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा। सपोज HCl और H2O कर देते हैं। HCl एसिडिक है
वाटर उतना एसिडिक नहीं है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट हाइड्रोनियम आयन, ये अपना प्रोटॉन छोड़ देगा, प्लस हमारे पास क्लोराइड आयन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हाइड्रोनियम बन गए, क्लोराइड आयन। अब बच्चे चीज को याद रखना कि हमारे पास अगर हम इस स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर पे आए तो यहां पर सिर्फ चेंज क्या है, एक प्रोटॉन का चेंज है, इसका है प्रोटॉन का। ठीक है, HCl ने अपना प्रोटॉन छोड़ दिया, वाटर ने एक प्रोटॉन ले लिया, राइट। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे सिस्टम में इसमें प्रोटॉन का डिफरेंस आता है, उसे हम कहते हैं कंजुगेट एसिड और बेस। सो कंजुगेट एसिड क्या होगा और कंजुगेट बेस क्या होगा, एसिड का बनेगा कंजुगेट बेस और बेस का बनेगा कंजुगेट एसिड। फर्क क्या आएगा एक प्रोटॉन का, जो हमारे पास एसिड है वो प्रोटॉन छोड़ देगा, उससे जो बनेगा वो बनेगा कंजुगेट बेस, एसिड का बनेगा कंजुगेट बेस और बेस का बनेगा कंजुगेट एसिड। फर्क क्या आएगा, सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। वाटर ने एक प्रोटॉन ले लिया तो H2O पॉजिटिव बन गया, HCl ने एक प्रोटॉन दे दिया वो Cl नेगेटिव बन गया। तो कंजुगेट एसिड बेस सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस आएगा हमारे पास। तो वाटर जो है ये एम्फोटेरिक नेचर दिखा रहा है, मतलब एसिड की तरह भी काम कर रहा है और बेस की तरह भी कर रहा है, डिपेंड करता है किसके। अगर वीक बेस होगा वाटर से तो उसमें वाटर एसिड की तरह काम करेगा, अगर उससे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसमें वो बेस की तरह काम करेगा। तो वाटर शोज एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास जो कुछ चीजें आती हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर लेते हैं, कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज ही कर रहे हैं, बट कुछ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस की बात करते हैं। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास कोई कंपाउंड है या एलिमेंट है, हम उसमें पानी डाल रहे हैं। अब पानी डाल रहे हैं तो उसमें से कुछ इफेक्ट बनेगा, कुछ अलग कंपाउंड बनेंगे, उसको हम हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस करेंगे। जैसे कि नॉन मेटल ऑक्साइड में अगर पानी डाला जाएगा तो वो रिस्पेक्टिव एसिड दे देगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी जनरल रिएक्शंस में बताया है। जैसे कि SO2 के अंदर अगर पानी डाला जाए तो H2SO3 बनेगा, N2O5 के अंदर पानी डाला जाएगा वो नाइट्रिक एसिड देगा, P2O5 के अंदर पानी डाला जाए वो आपको फास्फोरिक एसिड, राइट। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में पानी डाल दिया तो आपके पास रिस्पेक्टिव एसिड बनेगा। दूसरा, मेटल ऑक्साइड में अगर हम पानी डालेंगे तो वो मेटल की हाइड्रोक्साइड देगा। ये एसिड की जनरल रिएक्शन की प्रिपरेशन में भी बताया था मैंने आपको, ये बेस की प्रिपरेशन में भी बताया था। तो जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर हम पानी डालें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, चूना जिसे कहा जाता है हिंदी में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम या फिर लाइम वाटर, और इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम भी कहते हैं। स्लेकिंग ऑफ लाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम चूने के अंदर, पानी के अंदर चूना डालेंगे तो उसमें आवाज आती है, पट 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 करके हल्की हल्की सी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम। इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, उसमें हीट एनर्जी क्या निकलती है बाहर। तो जब भी आप चूने को और पानी को मिक्स करोगे तो उसमें हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है बच्चे, फिर हमारे पास मेटल नाइट्राइड है, उसके अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो क्या आएगा, वी विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ये भी मैंने आपको जनरल रिएक्शन में पढ़ाया था। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Mg3N2 प्लस H2O gives magnesium hydroxide and ammonia gas is liberated। ठीक है बच्चे, ऐसे ही हमारे पास मेटल फॉस्फाइड है। मेटल फॉस्फाइड में अगर हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा, इट विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड
प्लस फॉस्फीन गैस, प्लस फॉस्फीन गैस। एग्जांपल ले लेते हैं, Mg3P2 प्लस H2O gives MgOH twice plus phosphine. Phosphine is a poisonous gas. ठीक है बच्चे। फिर कैल्शियम कार्बाइड में पानी डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगी प्लस हमारे पास C2H2 इथाइन गैस आएगी। ये इथाइन की प्रिपरेशन में भी किया जाएगा इस्तेमाल। फिर अगर हम एल्युमिनियम कार्बाइड में पानी डालते हैं Al4C3, इसके अंदर अगर पानी डालेंगे तो एल्युमिनियम की हाइड्रोक्साइड आएगी प्लस मीथेन। याद रखना बच्चे, ये आपके 11th स्टैंडर्ड में भी आता है, 10th स्टैंडर्ड में भी। ठीक है, कंप्लीट डायरेक्शन देते हैं। कैल्शियम कार्बाइड में अगर पानी डालेंगे तो हमारे पास इथाइन की प्रोडक्शन होगी, एल्युमिनियम कार्बाइड में अगर पानी डालेंगे तो हमारे पास मीथेन की प्रोडक्शन होगी। साथ में दोनों में मेटल की हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है बच्चे। सो दीज आर द सम ऑफ हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस। और भी हो सकते हैं बहुत सारे, देयर आर मेनी मोर रिएक्शंस। जैसे कि अगर मैं एल्युमिनियम के अंदर पानी डाल देता हूं, ठीक है, तो हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है एल्युमिनियम के साथ में। और तो बच्चे ये हमारे पास क्या था कि हमारे पानी की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी। अब जो वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइस क्यों फ्लोट करती है पानी के सरफेस पे। ठीक है, तो एक चीज और याद रखनी है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 277 केल्विन पानी की मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम वॉल्यूम कितनी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, अब नॉर्मली अगर वाटर होता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है हमारे पास। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसा होता है बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब एक पानी मॉलिक्यूल जो है फर्दर जुड़ा होता है। तो हमारे पास अगर आप देखा जाए, ये वाटर है, यहां से क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक H आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर हमारे पास जो है एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ये आपस में किससे जुड़ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है पानी का। ये हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट में कैसा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, राइट। और जो हमारे पास सॉलिड स्टेट होती है या आइस में, उसमें कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक ऑक्सीजन जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ से सराउंडेड होती है पानी से। ठीक है, किसमें, हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में हमारे पास कैसा आएगा, केज लाइक स्ट्रक्चर आएगा। वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं इसके, बट स्पेसिफिकली हम बात करते हैं केज वाले स्ट्रक्चर की। किसमें, आइस के अंदर। ये किसमें है, आइस के अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब केज लाइक स्ट्रक्चर होगा तो किस तरह से होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अगर आप इसे देखेंगे तो ये बॉन्डिंग करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, केज की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, राइट। अब केज की तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस रह जाएगी। एम्प्टी स्पेस रह जाएगी तो वहां पर क्या होगा, कुछ ट्रैप हो जाएगी, और वो हल्की होती है इसलिए आइस क्या करती है, ट्रैप करती है। अब पानी की मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। इसका
क्या सीन है? जैसे कि मान के चलो आप टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चालू करते हैं, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूटेंगे। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा भाई? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स तो क्या होगा? हमारे पास डेंसिटी भी होती है और वॉल्यूम भी होती है, तो दो चीजों के हिसाब से फर्क पड़ता है। तो जब बॉन्ड टूट रहा है तो उस टाइम क्या हो रहा है? हमारे पास उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जब जब हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने चालू होंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल पास में आएंगे। ठीक है, ओके। और वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी। अब वॉल्यूम बढ़ रही है कि घट रही है बच्चा? जब बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड द डेंसिटी विल इंक्रीज। बट ये कब तक चलेगा? ऐसा मैक्सिमम जाके होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इफेक्ट होता है कि हमारे पास बॉन्ड टूट रहे हैं और वॉल्यूम क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? डेंसिटी जो है इंक्रीज करती है। बट ये मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस के बाद होगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा? बॉन्ड तो तब भी टूटेंगे हाइड्रोजन के, बट जो हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट रहे हैं उससे ज्यादा इंपैक्ट जो होता है वो एक्सपेंशन का हो जाता है। कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा? जब आप हीट कर रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज जो होगी उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। इसलिए वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है और मिनिमम वॉल्यूम होती है वो कहां पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 0 से 4 तक जब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं तो वॉल्यूम क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो क्या होगा? डेंसिटी जो है इंक्रीज करेगी। कब तक? 4 डिग्री। जब 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया उसके बाद भी बॉन्ड टूट रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड तब भी टूटेंगे, तब भी वॉल्यूम घटेगी। बट 4 डिग्री सेल्सियस के बाद एक्सपेंशन का इफेक्ट ज्यादा होगा। अब एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। तो इसलिए बाद में जो है वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद घटना चालू हो जाती है। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कितने पे होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो किस तरह से आता है? इस तरह से आता है। मैक्सिमम कितने पे? ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने पे होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पे होगी। 0 से 4 तक बढ़ रही है, फिर 4 से आगे फिर घटती चली जाएगी। ठीक है बच्चे, इसकी वाटर की जो डेंसिटी होती है। इज इट ओके टिल हियर? तो बच्चे ये हमारे पास क्या था कि मैक्सिमम डेंसिटी, मिनिमम वॉल्यूम, वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज थी। केज लाइक स्ट्रक्चर है, फिर आइस क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर है, बॉन्ड टूटेंगे, वॉल्यूम घटेगी तो। ठीक है, ओके। आइस फ्लोट क्यों करती है? क्योंकि आइस जब बन जाता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होती है तो इसलिए वो पानी के सरफेस पर फ्लोट करता है। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारे पास है कि हमारे हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब बच्चे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? द वाटर विच कंटेन सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट होंगे उसे हार्ड वाटर कहा जाएगा, और जिसमें ये नहीं होंगे उसे सॉफ्ट वाटर कहा जाएगा। ठीक है, तो अब हार्डनेस जो होती है वो कितने किस्म की होती है? हार्डनेस इज क्लासिफाइड इनटू टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। ये बच्चे वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो में बना रखा है, ट्वेल्थ की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है टॉपिक पूरा। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होंगे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उस टाइम वो टेम्परेरी हार्डनेस है। मतलब वो वाटर परमानेंट हार्ड नहीं है, उसको आसानी से हटाया जा सकता है सिंपल पानी को बॉइल करके। परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब क्लोराइड और सल्फेट्स होंगे उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी? परमानेंट हार्डनेस। ठीक है बच्चे, तो पहले हम इनके मेथड्स जो है हटाने के वो इनकी बात करेंगे, फिर इनके हार्ड वाटर के फायदे क्या है, इनके नुकसान क्या है वो बात करेंगे, फिर सोप के बारे में करेंगे। तो हार्ड वाटर की हार्डनेस को खत्म करना है क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक है हमारे लिए।
तो हार्डनेस को खत्म करना है तो देयर आर वेरियस मेथड्स टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर. सो मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस. अब हार्डनेस को खत्म करना है पानी की, तो हमारे पास पहले टेम्परेरी हार्डनेस की बात करेंगे. पहला है बॉइलिंग. बॉइलिंग है जैसे कि सपोज हमारे पास क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है. मैंने बताया कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की वजह से होता है. और मैंने आपको ऑलरेडी जनरल रिएक्शन में बताया, जब मेटल बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मेटल कार्बोनेट, वाटर आता है और CO2 आता है. तो इससे क्या हो गई, जो इसकी टेम्परेरी हार्डनेस है वो खत्म हो गई. पहला मेथड बॉइलिंग. दूसरा मेथड जो हमारे पास होता है वो कौन सा है, इट इज क्लार्क प्रोसेस. क्लार्क प्रोसेस में क्या किया जाता है, एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्लाइन जो होता है उसे डाला जाता है. अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास सपोज कैल्शियम बाइकार्बोनेट है. कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर अगर हम स्लेक्लाइन डालेंगे तो वो क्या करेगा, इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. तो उसकी टेम्परेरी हार्डनेस खत्म होगी. सपोज यहां पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता, इसके अंदर अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं क्लार्क प्रोसेस के हिसाब से, तो ये क्या करता, कैल्शियम का कार्बोनेट बनाता, मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनाता और वाटर. ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस खत्म हो गई. इसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की. तो जो परमानेंट हार्डनेस वाले हैं अगर हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें टेम्परेरी भी उसके साथ साथ खत्म हो जाती है. सो परमानेंट हार्डनेस के लिए हमारे पास जो मेथड्स है, सबसे पहले एडिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, कि हम वॉशिंग सोडा को ऐड करेंगे परमानेंट के लिए. सो पहला क्या है, वॉशिंग सोडा. अब मैंने आपको बताया परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है, क्लोराइड की और सल्फेट की वजह से है, इनकी वजह से. सपोज मेरे पास हार्ड वाटर है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्ट है, मैंने क्या किया, उसमें सोडियम कार्बोनेट डाला. यहां पे बच्चा क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो ये आयंस जो है एक्सचेंज कर जाएंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड. तो हमारे पास जो परमानेंट हार्डनेस थी वो खत्म हो गई. वो किसमें बदल गई, टेम्परेरी में बदल गई. टेम्परेरी भी खत्म हो गई. दूसरा हमारे पास अगर यहाँ पर सपोज कैल्शियम सल्फेट होता और उसको हम Na2CO3 के साथ ट्रीट करते तो क्या होता, यहां पर बन जाता कैल्शियम का कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट आ जाता. ये भी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. पहला मेथड है वॉशिंग सोडा से. दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है वो है हमारा काल्गन मेथड. काल्गन मेथड के अंदर क्या होता है, काल्गन का मतलब क्या है, कैल्शियम बॉन्ड. मतलब कैल्शियम जो है उसके सॉल्ट को भगा दिया. तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास हार्ड वाटर है, सपोज हमारे पास कैल्शियम की क्लोराइड है हार्ड वाटर, उसको हमने किसके साथ किया, काल्गन के साथ किया. काल्गन है क्या, काल्गन हमारे पास सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है. ये हमारे पास है सोडियम मेटा हेक्साफॉस्फेट. ये हमारे पास, इसके साथ जब ट्रीट करेंगे तो ये क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड आ जाएगी प्लस Na2. अब देखिए यहां पर हमारे पास सोडियम के 4 है, मतलब सोडियम का Na4, मतलब टोटल 4 पॉजिटिव है. अब हमारे पास क्या कैल्शियम आ रहा है, तो ये जो अंदर हमारे पास सोडियम है ये किससे रिप्लेस हो रहा है, कैल्शियम से रिप्लेस हो रहा है. तो अगर कैल्शियम से रिप्लेस हो रहा है तो टोटल अगर हमें 4 चार्ज करना है तो यहाँ पे कैल्शियम के कितने आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, Ca2 CO3 6. तो ये भी हमारे पास क्या कर दिया हमने, जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस थी वो खत्म हो गई.
इसके बाद जो हमारे पास मेथड आता है दैट इज रेजिन आयन एक्सचेंज मेथड। रेजिन आयन एक्सचेंज मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड है। ये हर टाइप के सॉल्ट जो भी पानी में प्रेजेंट होंगे, इम्प्योरिटीज जो हमारे पास थी कैल्शियम की, मैग्नीशियम के सॉल्ट, इसके अलावा जो भी कुछ होगा ये उसको भी दूर कर देता है। इससे जो वाटर बनता है उसको हम डी आयनाइज्ड वाटर भी कहते हैं या फिर उसको मिनरल वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो रेजिन आयन एक्सचेंज मेथड में हमारे पास दो आ जाते हैं, कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज। कैटायन और एनायन में क्या होगा, एक में हमारा पॉजिटिव पार्ट बदली किया जाएगा कैटायन वाले में, एनायन के अंदर हमारे पास नेगेटिव पार्ट बदली किया जाएगा। कैटायन के लिए जो रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएजेंट, और एनायन के लिए जो हम एक्सचेंज करेंगे वो है RnH3OH। तो एक में कैटायन चेंज होगा, एक में एनायन चेंज होगा। अब पहले हम देखते हैं जनरल रिएक्शन कैटायन के लिए, कैटायन एक्सचेंज मेथड। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने किसके साथ ट्रीट कर दिया, सपोज हमारे हार्ड वाटर कैल्शियम क्लोराइड है, परमानेंट हार्डनेस, तो इसके अंदर हमारे पास क्या चेंज होगा बच्चे, कैटायन एक्शन, तो कैटायन चेंज होगा। RCOO नेगेटिव होता है और ये H पॉजिटिव होता है। कैल्शियम क्लोराइड में Ca2 पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो क्या किया जाएगा, ये कैल्शियम तो इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCOO ट्वाइस C। ठीक है, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जो भी हमारे पास होगा कैल्शियम का सॉल्ट। R जो है हमारे पास अल्किल ग्रुप की चेन होती है, कितने ही कार्बन की हो सकती है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 10, 15, 20, व्हाटएवर, इट कैन बी एनीथिंग, प्लस HCl। तो यहां पर हमारे पास क्या चेंज हुआ, जो हमारे पास पॉजिटिव पार्ट था वो बदल गया, कैटायन एक्सचेंज मेथड। एनायन एक्सचेंज मेथड में क्या होगा, हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है वो चेंज किया जाएगा, और नेगेटिव पार्ट में देख लेते हैं RnH3OH, यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हाइड्रोक्साइड है। इसको हमने कैल्शियम क्लोराइड के साथ किया, मैंने आपको क्या बताया, एनायन एक्सचेंज होंगे, तो ये OH इधर आएगा और ये इधर, हमारे पास क्या बन जाएगा, RnH3Cl प्लस CaOH ट्वाइस। ठीक है, यहां पर अगर सल्फेट भी होता तो ये सल्फेट के हिसाब से चार्ज टेबल के हिसाब से आ जाता, राइट। तो अगर यहां पर कैल्शियम सल्फेट होता तो यहां पर क्या बन जाता बच्चे, हमारे पास क्या चेंज होता, जो हमारे एक्सचेंज होता ए, तो वी वुड हैव गॉट RnH3 twice SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे बेस्ट मेथड जो होता है हमारे पास ये होता है, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म के आयंस होंगे, किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी होगी, उसको इससे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम परम्यूटेड प्रोसेस कहते हैं। This is the last method for the purification or removal of the hardness, permanent hardness of water. That is permuted process. परम्यूटेड प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा बच्चे, ध्यान से समझिए, हमारे पास एक कंटेनर होगा, ठीक है, यहां पर ये परम्यूटेड होता है, ठीक है, और यहां से ये आउटलेट आएगी प्योर वाटर, सॉफ्ट वाटर यहां से निकलते, ऊपर से हमारे पास क्या आएगा, हार्ड वाटर आएगा, इसको परम्यूटेड से पास किया जाएगा। परम्यूटेड है क्या,
परमिटेड इज अ जियोलाइट्स। ठीक है, हमारे पास Na2Al2Si2O8.XH2O ये हमारे पास परमिटेड है पूरा का पूरा। और इसमें जियोलाइट क्या है, एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट्स जो होते हैं ये जियोलाइट है, तो इसको हम सिंपल Na2Z लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये Na2Z है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दिया तो ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म CaZ प्लस NaCl। तो यहाँ पर क्या होगा, ये परमिटेड जो है ये कंज्यूम होता चला जाएगा और एक टाइम पे खत्म हो जाएगा जो हमारे पास जियोलाइट्स है। अब हमें हमारा जियोलाइट वापस चाहिए तो मैं 10% NaCl सॉल्यूशन में वापस डाल दूंगा तो हमारे पास रिवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा अगर मैं 10% NaCl में डालता हूं। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास क्या है, मेथड्स है किसके, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब बात करते हैं कि हमारे हार्ड वाटर के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, फायदे क्या है, फायदे क्या है भाई, पहली चीज वो टेस्ट को ऐड करेगा, सॉल्ट प्रेजेंट होंगे तो उसकी वजह से पानी के अंदर क्या आएगा, टेस्ट आएगा। ठीक है, दूसरे उसमें नेसेसरी मिनरल्स होंगे, ठीक है, जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। तीसरी चीज लेड पॉइजनिंग को कंट्रोल करता है। लेड पॉइजनिंग जो होती है मतलब जो लेड पाइप्स वगैरह होते हैं उसमें अगर हार्ड वाटर को पास करेंगे तो वहां पर लेड कार्बोनेट का पीपीटी आ जाता है, तो ये उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लेड के पाइप्स होते हैं जब उसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये होंगे कि क्या करता है, जो हमारे पास बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स टैंक्स जो होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या करता है, ये उनको ब्लास्ट करवा सकता है। कैसे, बॉयलर्स में हमारे पास क्या होता है, गैस पास करती है स्टीम की फॉर्म में और इसके अंदर पाइप में डायमीटर होता है। अब जब इसमें हार्ड वाटर पास करेगा तो यहां पर धीरे धीरे इसका डायमीटर क्या होगा, कम होता चला जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये डायमीटर जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्यों, एक्यूमुलेशन की वजह से, और उसके अंदर इनसाइड प्रेशर बढ़ जाएगा और ये फट सकता है। ये हमारे पास जो बॉयलर टैंक्स होते हैं। फिर तो हमारे पास फरिंग ऑफ केटल्स, जो केटल मतलब केतली जो होती है चाय की केतली वगैरह, जब उसमें गर्म करते हैं इलेक्ट्रिक केटल होती है तो उसके अंदर अगर हार्ड वाटर होगा तो वो जमता जाएगा, जम जाएगा तो उसके अब जो गर्म करने का प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। सिमिलरली आपने देखा होगा जो हमारी स्टीम आयरन वगैरह होती है उसमें नीचे पोर्स रहते हैं, छेद होते हैं। अब मान के लो हार्ड वाटर होगा तो वो हार्ड वाटर क्या करेगा, जो उसके पोर्स है उसको बंद कर देगा, अब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो बाद में उसमें से स्टीम नहीं निकलेगी और वहां पे प्रेशर डिफरेंस के कारण उसमें भी ब्लास्ट हो सकता है। फिर जो हमारे पास हमारी इमर्शन रॉड होती है, अगर आप देखा होगा सर्दियों में पानी को जब गर्म करते हैं तो उसको जब इमर्शन रॉड को उसमें डालते हैं तो आप एक सीजन में अगर देखेंगे तो उसके ऊपर पूरा व्हाइट व्हाइट का क्रस्ट सा जम जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, हार्ड वाटर का होता है। अगर उसे हमें साफ करना है तो क्या करो, उसको इमर्शन रॉड को लो और सीधा लाइट चला दो डाल के विदाउट वाटर, तो आफ्टर सम टाइम वो सारा व्हाइट व्हाइट जो है फूट के गिर जाएगा, क्लियर कर सकते हैं उसे। तो उससे हमारे वैसे जो जब हमारा वाटर का क्रस्ट जम जाता है तो उसकी जो हीटिंग पावर होती है पानी गर्म करने की वो खत्म होती चली जाती है, फिर वो पानी को अच्छे से गर्म नहीं कर पाती इमर्शन रॉड। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास हार्ड वाटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। थैंक यू।